Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss about what is FPM Fellowship Programming Management, what is eligibility criteria for FPM, last date for apply, what is stipend and fees of FPM in India, and most important topic, how to write a statement of purpose for FPM program in India. तो जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली एफपीएम होता क्या है। कि देखो, आप सबको पता है कि जो पीएचडी प्रोग्राम होता है उसी को जो दूसरे नाम से भी जानते हैं वो होता है आपका फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि कुछ आईआईएम्स कंडक्ट करवाती हैं या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कंडक्ट करवाती हैं। अब आप ये बोलोगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सर कहाँ कंडक्ट करवाती हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो पीएचडी कंडक्ट करवाती हैं। हाँ, जो आपकी जीएनयू, डीयू, बीएचयू और भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पीएचडी ही कंडक्ट करवाती हैं, लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो एफपीएम कंडक्ट करवाती हैं अपने यहाँ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट भी स्कूल्स हैं तो वो भी कंडक्ट करवाते हैं एफपीएम प्रोग्राम को। ये जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं आपके पीएचडी से ही सिमिलर है। पीएचडी में बेसिकली आपका 1 ईयर का कोर्स वर्क होता है, देन आप पर्टिकुलर अपने थीसिस पे फोकस कर सकते हो, लेकिन एफपीएम में ऐसा नहीं है। एफपीएम में जो मोस्टली एफपीएम प्रोग्राम में या जो आईआईएम्स के हैं वहाँ पे आपका 2 इयर्स का कोर्स वर्क होता है, देन आप अपनी थीसिस पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली एफपीएम में जैसा आपको पता होगा कि जब आप पीएचडी करते हो तो एक एरिया के अंडर ही करते हो। तो पीएचडी के लिए बहुत सारे एरिया होते हैं आपके आईआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन एफपीएम के लिए जो एरिया होते हैं वो बेसिकली जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चलता है कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। तो जो इसके एरिया होते हैं वो आईटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, एग्रीकल्चर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होता है और कहीं कहीं एग्रीकल्चर भी है, ठीक है। तो ये इनके एरिया हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो एफपीएम प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले आईआईएम्स जो हैं वो आपके एफपीएम प्रोग्राम को कंडक्ट करवाते हैं, और जो आपका एमडीआई है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, वो आपका कंडक्ट करवाता है एफपीएम प्रोग्राम को। बेसिकली एक तरीके से पीएचडी ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और जो आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है वो करवाता है आपके जो एफपीएम प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करवाता है। एंड आपका जो प्राइवेट बी स्कूल में एसपी जैन है, एक्सएलआरआई है, वो सब भी कंडक्ट करवाते हैं आपके एफपीएम प्रोग्राम को। और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी एफपीएम प्रोग्राम को कंडक्ट करवाता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हमारा, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब भी आप कहीं पीएचडी करने जाते हो तो वहाँ पे भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होता है या कुछ आपका क्वालिफिकेशन या एजुकेशन नीडेड होता है। तो ज़्यादातर जब आप पीएचडी करते हो तो वहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन 55% होता है पीजी में, लेकिन यहाँ पे वेरी करता है। कुछ आईआईएम 65 तक मांगते हैं और कुछ आईआईएम्स इससे भी ज़्यादा मांगते हैं। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है सारे आईआईएम्स का, ठीक है। तो वो आपको देखना है। और जो हम बात करते हैं कि आपको इसका एक टेस्ट भी होता है, आप अगर टेस्ट देना चाहते हो जिसको एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं तो उससे भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो इंटरव्यू के लिए अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई होते हो। इसके अलावा ये जीआरई स्कोर को लेता है, गेट स्कोर को लेता है। फिर हम बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कि आप जब पीएचडी करने जाते हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, वहाँ पे आपका जो नेट है, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आपको एफपीएम का प्रोग्राम भरना है आईआईएम्स में तो आपको वहाँ पे जेआरएफ आपको चाहिए ही होगा। आपका जेआरएफ मैंडेटरी होता है, आप नेट क्वालिफाई हो तो नहीं भर सकते हो। कुछ एफपीएम प्रोग्राम्स जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं वहाँ पे नेट भी कंसीडर कर लेते हैं वो, लेकिन मैक्सिमम जगह जो बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे हमेशा जेआरएफ कंसीडर होता है। जितने भी आईआईएम्स हैं या आपका आईएसबी है वहाँ पे भी जेआरएफ कंसीडर होता है, एमडीआई पे भी जेआरएफ कंसीडर होता है, एसपी जैन पे भी जेआरएफ कंसीडर होता है, ठीक है। एंड जेआरएफ इन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, जो मैनेजमेंट पे जेआरएफ होता है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे आपका एचआर हो, चाहे आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो, चाहे आपका आईटी हो, सब जो अगर आप मैनेजमेंट से जेआरएफ हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो
कॉमर्स का जेआरएफ होता है, उसके अगर आप तब भी आप करना चाहते हो एफपीएम प्रोग्राम, तो सिर्फ और सिर्फ आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए ही एलिजिबल होगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जेआरएफ है तो आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होगे, और एचआर का है तो एचआर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन जो मैनेजमेंट का जेआरएफ होता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होता है एफपीएम में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लास्ट डेट की। देखो लास्ट डेट का आगे हम डिस्कस करेंगे अप्लाई का। फिर स्टाइपेंड की बात करते हैं। देखो जो आईआईएम्स हैं वहाँ पे आपका स्टाइपेंड जो है 32K से 40K के बीच वेरी करता है। कुछ आईआईएम्स 32 देते हैं, कुछ आईआईएम्स 35 देते हैं, कुछ आईआईएम्स 36 देते हैं, कुछ आईआईएम्स 40K देते हैं। तो ये वेरी करता है कि कितना कौन आईआईएम्स देता है, ठीक है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, जो लाइब्रेरी है, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं या जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। वेलफेयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको कंटिजेंसी भी मिलती है जो कि शायद 20 से 25 हज़ार होती है आईआईएम्स में, और बाकी आईआईटीज़ में कम होती है। और मतलब आईआईटीज़ का क्या है कि वहाँ पे तो पर्टिकुलर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो स्टाइपेंड होता है कॉलेज की तरफ से ही मिलता है, चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो तब भी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फीस की, जो कि बहुत एडवांटेज देता है आपको। जब हम बात करेंगे एफपीएम प्रोग्राम आईआईएम्स की या किसी भी की, तो वहाँ पे फीस आपको नहीं देनी होती है मैक्सिमम प्रोग्राम्स में, मैक्सिमम कॉलेजेस में। जैसे आईआईएम्स हैं, जितने भी आईआईएम्स हैं वहाँ पे आपको मैक्सिमम आईआईएम्स में आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आपको वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके लैपटॉप आपको परचेज करना है उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है, आपको जितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है उसके लिए भी पैसा मिलता है आपको, ठीक है। तो बाकी कहीं से भी आप पीएचडी करोगे, चाहे आप आईआईटी से करो, चाहे एनआईटी से करो, चाहे ट्रिपल आईटी से करो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, हर जगह आपकी कोई ना कोई फीस होती है। 20,000, 30,000, 40,000 पर सेमेस्टर, जितना भी हो वो वेरी करता है हर कॉलेज का। तो लेकिन अगर हम आईआईएम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी फीस डिपॉजिट नहीं करनी है एफपीएम प्रोग्राम में। बस कुछ आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है, जो भी 50, 60, 70 हज़ार होती है, वो आपकी वापस आ जाती है जब आप कॉलेज छोड़ते हो, ठीक है। फिर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट में डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा अबाउट मी, देन अब हम बात करते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई। ये सारे आईएम्स की लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इसको आप अच्छे से देख लो और ज़रूर अप्लाई करो। अगर आपका जेआरएफ मैनेजमेंट में है तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं आपके लिए। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो एकेडमिक्स में तो आईआईएम से अच्छा कुछ भी नहीं है। एक्सएलआरआई भी अच्छे हैं, वो थोड़ा सा प्राइवेट भी स्कूल हैं, और आईएमटी गाजियाबाद भी अच्छा है, एग्जाम भी अच्छा है, आईएसबी भी अच्छा है। सारे के मैंने डेट्स दे दिए हैं, आप डेट्स देख लेना और अप्लाई ज़रूर करना अगर हो सके। अब हाँ, जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है अगर आप आईआईएम्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। जब भी आप आईआईएम्स का इंटरव्यू का फॉर्म भरोगे तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा ही जाता है, तो वो आपको फिल करना पड़ता है। और आपको एक बात बताता हूँ कि जो मैंने ये चैनल बनाया था यूट्यूब चैनल, उसका मेन रीज़न यही था यूट्यूब चैनल बनाने का, क्योंकि हुआ क्या था कि एक्चुअली मुझे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्रपोजल में डिफरेंस नहीं पता था। और जहाँ पे भी जब मैंने फॉर्म भरा था, मेरा जेआरएफ क्वालिफाई था, तो बहुत सारे आईएम्स के मैंने फॉर्म भरे, 5 से 6 आईएम्स के मैंने फॉर्म भरे। तो जब मैंने फॉर्म भरे तो जहाँ पे भी मेरे को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा था, मैंने वहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल को अपलोड किया और मुझे कहीं से भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। लेकिन मुझे उसके लिए कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट मैंने कुछ सीखा अपनी लाइफ में, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत जगह से मतलब गाइडेंस लेने की कोशिश की उसके बाद, और देखा, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा इतना कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है इसको लेके, और अवेलेबल भी है तो वो एमबीए का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। कभी भी पीएचडी का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एमबीए के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, आईएम्स में बहुत सारे जो वहाँ से एफपीएम प्रोग्राम कर रहे हैं या आईएम से जो पीएचडी कर रहे हैं, मैंने उनसे बात की, और बहुत सारे प्रोफेसर से भी बात की, सर मुझे कॉल क्यों नहीं आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने हर जगह रिसर्च प्रपोजल अपलोड किया है, आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं अपलोड करना था, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना था। उसमें रिसर्च प्रपोजल का थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप किस पे रिसर्च करने जा रहे हो, लेकिन रिसर्च प्रपोजल टोटली डिफरेंट है। एंड मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस और शेयर
शेयर करना चाहूँगा कि जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शॉर्टलिस्ट के लिए और सिलेक्शन के लिए वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। लेकिन आईआईएम्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और आईआईटीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स टाइप का है। कुछ आईआईटीज़ जो हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, जैसे आपकी आईआईटी मद्रास हो गई और आईआईटी दिल्ली हो गई और आईआईटी बॉम्बे हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल। लेकिन कुछ आईआईटीज ऐसी हैं जहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। आपका नॉलेज, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज कितना है, आपका बिजनेस स्टैट्स का नॉलेज कितना है, आपका मैथ्स का नॉलेज कितना है, वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपकी आईआईटी खड़गपुर हो गई, आईआईटी कानपुर हो गई, आईआईटी मद्रास हो गई, क्योंकि मैंने हर जगह का इंटरव्यू दिया है तो ये मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आईएम काशीपुर पे वर्क भी किया है एकेडमिक असिस्टेंट 1 मंथ। तो प्रोफेसर से जब मैंने इंटरेक्ट किया वहाँ के, तब मुझे एक्चुअली पता चला कि क्या चीज़ें कैसे मुझे इंक्लूड करनी चाहिए थी जो मैंने गलतियाँ की थी। फिर उसके बाद भी मैंने एक जगह का एफपीएम प्रोग्राम का फॉर्म भरा था जो टॉप बी स्कूल है, प्राइवेट बी स्कूल है, वो आपका एसपी जैन आपने सुना होगा जो मुंबई में है, वहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाता है। तो मैंने वहाँ का जब फॉर्म भरा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इंक्लूड की थी, जो चीज़ें आपको मेंशन की हैं वो बहुत अच्छे से इंक्लूड की थी। और उसके बाद मुझे कॉल भी आई इंटरव्यू के लिए और मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे, ठीक है। और जो मेरा इंटरव्यू था पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे ही चला था, ठीक है, वहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है। आपको बहुत ज़्यादा जार्गन्स और टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप जितना हो सके उसको सिंपल वर्ड्स में लिखो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आप कोशिश ये करो कि ग्रामेटिकल एरर कम से कम करो। मेरी बहुत ग्रामेटिकल एरर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों में से भी जिसकी होती हों उसके लिए आप ग्रामरली करके एक ऐप होती है या एक वेबसाइट है, उससे आप अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं वो आप इजीली वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें आपको अपने पास्ट के बारे में लिखना होता है, आपको अपने प्रेजेंट के बारे में लिखना होता है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में लिखना होता है। 3 चीज़ें लिखनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आपने पास्ट में तो आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, आपने बहुत कुछ किया हुआ है, लिखना क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिखना क्या है, तो आपको ये देखना होता है कि आपने पास्ट में जो अचीव किया वो कहीं ना कहीं इस कोर्स से रिलेटेड हो, ठीक है, या इस कोर्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, या आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने CCC का भी सर्टिफिकेट ले रखा है तो वो भी आप लिख दो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं ना। आप फाइनेंस से PhD करने जा रहे हो, आप CCC के बारे में मेंशन करोगे मैंने CCC भी कर रखा है, तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं ना। आपको देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसमें 3 चीज़ें ही लिखनी होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। फिर जो सबसे पहले जो इसमें आप इंक्लूड करोगे वो आप इंक्लूड करोगे वाई FPM एंड मोटिवेशन ऑफ ज्वाइन FPM। तो इसमें आपको क्या इंक्लूड करना होता है कि आप पर्टिकुलर कोर्स को क्यों करना चाहते हो, रीज़न क्या है, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। जैसे मान के चलो जो मेरा मास्टर्स है मैंने HRM में कर रखा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई हैव डन माई मास्टर्स इन HRM एंड डीलिंग विद पीपल ऑलवेज फैसिनेटिंग मी एंड ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो आपको सबको पता होगा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, मैन पावर, मटेरियल, मेथड, मशीनरी, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें से जो मैन होता है वो आपका लिविंग रिसोर्स होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो आपके नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपका मैन ही नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो बाकी जो नॉन लिविंग रिसोर्स हैं किसी काम के नहीं है, ठीक है। फिर ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो कि बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन जो आपका मैन पावर होता है वो टाइम के साथ एप्रिशिएट होता है अगर आप उस पर सही तरीके से काम करते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूसली उसको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इसी तरीके अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस में आप बता सकते हो कि जो मनी है उससे आपको इंटरेक्ट करने में मजा आता है, ये चीज़ें, मनी जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये ऐसे चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। और ये भी मेंशन कर सकते हो, आई ऑलवेज लव मैथमेटिक्स एंड नंबर्स एंड बीइंग इन रिसर्च फील्ड वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी।
ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है, और ये मेंशन कर सकते हो। देखो आपके अकॉर्डिंग मैं अपना बता रहा हूँ जो मैंने मेंशन किया था, आप भी आपका जो है आप उसको आइडेंटिफाई करो, वो मेंशन करो, क्योंकि आपको डिफेंड करना है वहाँ पे। और डिफेंड तभी आप कर पाओगे जब आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। 90% लिख के ले लो, ठीक है मेरे से। अब जैसे आप ये चीज़ भी उसमें मेंशन कर सकते हो कि जब आप पर्टिकुलर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे या यूजी पीजी कर रहे थे, तब आपने एक प्रोजेक्ट किया था। जब आपने प्रोजेक्ट किया तो आपको रिसर्च के बारे में भी एक्चुअली पता चला, तो आपने बहुत सारे पेपर्स पढ़े। जब पेपर्स पढ़े या तो उससे आपका एक कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन बढ़ा या एक तरीके से इंटरेस्ट बढ़ा उस चीज़ को लेके, तो आप पर्टिकुलर इस फील्ड में अब आगे जाना चाहते हो। अगर आपको आगे जाना है उसके लिए सबसे बेस्ट आपके एफपीएम ही होते हैं। अगर आपको पीएचडी करनी है रिसर्च के फील्ड पे, आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि आप टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको दूसरों को पढ़ाना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी अगर आपको एक अच्छा प्रोफेसर बनना है तो वहाँ पे भी एफपीएम आपके लिए बेस्ट होगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर जो सेकेंड चीज़ है वो आपको मेंशन करनी है योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रायर एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। हाउ योर एकेडमिक बैकग्राउंड हेल्प और रिलेट विथ इन योर प्रपोज्ड रिसर्च टॉपिक एंड एफपीएम। तो आपको ये देखना है कि जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसे आपने एमबीए किया है फाइनेंस में, तो आप उसको कैसे रिलेट कर रहे हो अपने करंट टॉपिक से, ठीक है, या आपके एफपीएम प्रोग्राम में वो नॉलेज कैसे हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर पीजी या यूजी एमबीए पे फाइनेंस मेजर लिया हुआ था, तो मेरा मेजर सब्जेक्ट था, तो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं या जो हमारा जो नॉलेज है वहाँ से हमें मिला हुआ है, तो जिसका यूज़ हम फर्दर यहाँ पे एफपीएम प्रोग्राम पे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आप उस कर सकते हो, आपको जो सही लगे वो करो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, हाउ योर कॉलेज प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्रायर एक्सपीरियंस एंड रिसर्च पेपर हेल्प और रिलेट विद इन योर प्रपोज्ड रिसर्च टॉपिक और एंड एफपीएम। तो बहुत सारे लोग कॉलेज में प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो जो कॉलेज का प्रोजेक्ट होता है उससे उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है। और बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो वो कैसे आपके पर्टिकुलर एफपीएम प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपको वहाँ पे दिखाना होता है, ठीक है। और होता क्या है, इस पे इंजीनियर जो होते हैं जो आपके बीटेक करके आए हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हें ये दिखाना होता है कि जो उनका इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट्स में कैसे वो लिंक कर सकते हैं, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका आईटी हो, चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, कैसे रिलेट करेंगे, ये चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से लिखने की कोशिश करना है इसको। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पर्टिकुलर आईआईएम या पर्टिकुलर आपका जो भी कॉलेज है, आईआईएम है या जो भी है, जहाँ से भी आप करना चाहते हो, वो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वही क्यों। तो जैसे मैंने एसपी जैन के लिए जो लिखा था, तो इसमें आपको कुछ नहीं वो करना होता है, आप कॉलेज की स्ट्रेंथ्स पढ़ो, कॉलेज जितना हो सके अबाउट पढ़ो कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वहाँ पे क्या अच्छा है, तो वही आपको लिखना है बस जो अच्छा है। जैसे मैं बात करूं एसपी जैन के लिए, तो वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो मैंने उस चीज़ मेंशन की थी। वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी थी, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी थी, वो चीज़ मेंशन की मैंने। मोस्ट रिप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है, ये मैंने मेंशन किया, बोथ इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये मैंने उसमें प्रमोट किया, ये मैंने मेंशन किया। और ये मेंशन किया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, हाईटेक लैब, एक्सटेंसिव रिसोर्सेज, बहुत अच्छा डेटाबेस है और बहुत अच्छी वर्किंग कल्चर है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो आपका होता है फ्यूचर प्लान। आपका फ्यूचर प्लान क्या है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। तो जो मैंने मेंशन किया था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम आई वुड कंटिन्यू टू एक्सटेंड माय रिसर्च एज वेल एज होपफुल टू ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशन टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड अकम्प्लिश देयर ड्रीम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, वो भी ये आपकी जो 4 पॉइंट हैं, ये आप अगर मेंशन करोगे तो 99% आपके जो शॉर्टलिस्ट का आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा।
इसके अलावा भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 पेज 3 पेज 4 पेज का चाहिए, आपको मैक्सिमम 1 पेज भी हो लेकिन अच्छा हो। आपका क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अभी आगे आप सबके लिए लेके आएंगे, चाहे आपका पीएचडी इंटरव्यू हो या यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, सारे वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और खूब सारे कमेंट किया करो यार, थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिलता है जब कोई आपके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करता है तो और का अच्छे से काम करने को मौका, मतलब एक मोटिवेशन होता है और अच्छे से काम करने का मन होता है। और कहीं ना कहीं यार आपका जो एप्रिशिएशन होता है वो कहीं ना कहीं सजेशंस भी आप दे सकते हो, जो भी आपको लगता है कि जो और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं या जिन टॉपिक पे और वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।